ओके, यहाँ तक तो कर ही दिए थे। नेक्स्ट है फिर आपका रूट किट्स, जो इसी से रिलेटेड है। तो रूट किट्स एक्चुअली में ये भी एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, और ये सिर्फ इतना करता है कि अपनी प्रेजेंस को हाइड करता है। यानी वो बताता नहीं है कि मैं आपके सिस्टम में हूँ। जैसे एक तरह का बैकडोर सिस्टम हुआ, यानी इसको बोलते हैं बैकडोर प्रोग्राम। इसके अंदर में क्या रहता है कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है और बैक में इसकी सर्विस चल रही होती है। इसको पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है कि या तो आप, सिंपल तरीका है कि आप इस पे टास्क मैनेजर पे जाकर चेक करेंगे कि कोई वैसा अननोन प्रोसेस तो नहीं चल रहा जिस प्रोसेस को हम नहीं जानते। दूसरी बात है, उसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत हाई, क्योंकि वो हमेशा चल रहा होता है 24 आवर्स, यानी जब जब सिस्टम रहेगा, तो उस कारण से उसकी यूटिलाइजेशन इन हाई यूटिलाइजेशन में दिखेगी, लो यूटिलाइजेशन में नहीं दिखेगी। तो ये कुछ सिस्टम्स है जिसके बेस पे ये काम करता है। ओके। बट यूटिलाइजेशन, मेरे क्या, हाँ बताइए। यूटिलाइजेशन रियल टाइम का चेक होता है ना यहाँ पे टास्क हाँ, मैनेजर। रियल टाइम चेक करना है। तो अगर मान लीजिएगा कि दैट सॉफ्टवेयर डिडंट रिक्वायर दैट मच ऑफ प्रोसेसिंग, तो वो चल जरूर रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन हम्म, प्रोसेसिंग उतनी ज़्यादा नहीं खा रहा है, तो फिर वो हाई तो नहीं हुआ ना, फिर वो हमारी लिस्ट में नहीं हाई। नहीं नहीं, आपको एक नॉर्मल, जैसे हमें भी तो अंदाज रहता है काम करते करते कि एक्चुअली में सिस्टम की जो एफिशिएंसी कितनी है, लोड कितनी है, जो लोड वैल्यूज रेगुलर बेस पे मॉनिटर की जाती है। तो उससे हमें पता है कि एक नॉर्मल लोड वैल्यू हमारा कितना दूर तक जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल लोड वैल्यू से अगर आपका रेगुलर बेस पे ज्यादा जा रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि अल्टीमेटली फिर इसको पूरी तरह से डायग्नोस की जाती है कि अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ इस तरह की फाइल है, जैसे अभी अगर आप मेरे सिस्टम में देख लेंगे तो ये जैसे 9 करके फाइल दिख रही है, ये इस तरह की फाइलें आपको नजर आएंगी। तो इनको खाली एंड टास्क कर देना है, पहला तो काम तुरंत करना है, क्योंकि ये बंद इधर ही से होगा। एंड टास्क होता नहीं है ना वो, नहीं, बहुत सारे में डेली नहीं होता होते, तो फिर है। वही है कि आपका एंटीवायरस काम करेगा वहाँ। हाँ, तो एंटीवायरस या प्रोटेक्शन जो भी आपने ले रखा होगा जिसका भी, उसके बेस पे काम। ओके। तो अलग अलग है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम से, जो इन प्रोग्राम को पकड़ते हैं। लेकिन एक नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं बड़े इजीली तरीके, मैं समझ गया। क्योंकि इसको मॉनिटर करने का तरीका ही यही है। ओके। ये जल्दी आपको पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ ये है। तो ये रूट किट अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनते हैं, जैसे बैकडोर प्रोग्राम हो गया, डीडॉस प्रोग्राम्स, यानी आपकी सर्विसेज को चलने नहीं देगा। ठीक है, पैकेट की स्निफिंग करेगा। हो सकता है कोई लॉग जो आपका जनरेट होता है वहां से आप चेक कर सकते हैं कि लॉग अगर आपकी वाइप होती जा रही है बाय डिफॉल्ट अपने आप, तो कुछ उस तरह का हो सकता है। या आपका चैट बॉक्स वगैरह जल्दी अचानक खुल जाता हो, जैसे व्हाट्सएप का चैट या कुछ इस तरह का, या मैसेंजर्स वगैरह अगर आप अपने आप खुल रहा हो, अपने आप सारे कुछ चल रहा हो तो, और आपके सिस्टम इंस्टॉल है, ओके। एडवेयर की तरह, जैसे आप कोई साइट खोलते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल साइट्स वैसे भी खुल जाती हैं उनकी तरह, समझिए। अब ये रूट किट अटैकर प्लेस करता है कैसे? तो एक तो है कि वल्नरेबल कंप्यूटर्स को स्कैन करने के से आपको पता चलेगा कि अटैकर प्लेस किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं। जैसे वल ये है कि भाई कि वल्नरेबल कंप्यूटर को अगर आप स्कैन करते हो तो वहां से भी चांसेस है कि वहां पर आ सकता है, यानी फैल सकता है। दूसरा, ये एक गेम के उस रूप में इसको रैप करके भेजते हैं। तो अगर रैप करके दिया यानी गेम के साथ इंक्लूड कर दिए, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये गेम के साथ बहुत नया चीज हो गया है,
जैसे कि पबजी के मामले हुआ था कि पबजी के अपडेट्स बहुत सारे इंस्टॉलेशन आपको इसके थ्रू ही भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ अलग से। तो इसके अलावा है इंस्टॉलिंग इट ऑन पब्लिक कंप्यूटर्स और कॉर्पोरेट कंप्यूटर थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग करके आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेके फिर उसके अंदर में डालने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जीरो डे अटैक का प्रॉब्लम, क्योंकि जीरो डे अटैक में आपके ज़्यादातर जो होते हैं उसमें कोई रिसर्च किया हुआ रहता नहीं है, तो उस पर अटैक करना बड़ा इजी रहता है। यानी नया कोई, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि विंडो 11 है, अगर विंडो 12 कल को आए तो विंडो 12 तो पहले बीटा वर्जन भेजते हैं ताकि लोग इंस्टॉल करें, लेकिन लोग तो इंस्टॉल करते ही हैं। तो बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनमें वल्नरेबिलिटी बड़ी इजीली फाइंड आउट होती है, क्योंकि ना तो उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है ना टेस्ट किया जाता है। लेकिन लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि अरे हाँ विंडो 12 आ गया, विंडो 12 इंस्टॉल करते हैं, तो उस बहाने वो भेज सकते हैं रूट किट्स। ओके। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्टिव। रूट किट का ऑब्जेक्टिव क्या है? रूट किट का ऑब्जेक्टिव है आपका सिस्टम को एक्सेस करना और रिमोटली आपके एक्सेस को किसी और को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसके अलावा है अटैकर के ट्रैक्स या प्रेजेंस को मास्क कर देना ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, या एप्लीकेशंस को गायब कर देना। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस में दिखता है, लेकिन प्रोसेस देखने में भी बहुत लोग जो थोड़े टेक्निकल नहीं होंगे वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा प्रोसेस सही है कौन सा प्रोसेस गलत है। तो टेक्निकल पर्सन के बेस पे हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो बता सके कि अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी या कुछ आपको लगता हो। दूसरा बात है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर मैं बोलूँ कोई भी वायरस, एंटीवायरस, सॉरी कोई भी वायरस या अटैक, वायरस के केस में नहीं लेकिन अटैक, अगर किसी इस तरह का अटैक होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, तो आपका सिस्टम का प्रोसेसर हमेशा हीट रहेगा, मतलब उसके फैन बहुत तेज चलेंगे, उसमें वो गर्म जल्दी होगा आपका लैपटॉप वगैरह या सिस्टम वगैरह, एक नॉर्मल से। तो सबसे ज्यादा होता है प्रोसेसिंग का यूज, इसीलिए वो हीटिंग ज्यादा करने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा है कि मैलिशियस प्रोग्राम को आपके सिस्टम पे स्टोर कर देना और ऐसे यूज करना कि और भी अगर अपडेट्स आते रहे तो वो इंस्टॉलेशंस वगैरह या और मल्टीपल एप्लीकेशंस को वो इंस्टॉल कर सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है अगर बोला जाए रूट किट का। नेक्स्ट, रूट किट से बचने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है या तो आप ओएस या एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल कीजिए, लेकिन ट्रस्टेड सोर्स, अपने डेटा का बैकअप लेने के बाद। दूसरा है आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को वेल डॉक्यूमेंट करिए कि हाँ मैं जो प्रोसेस चाहता हूँ वही प्रोसेस चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में ऑप्शंस कुछ अलग आ रहे हैं। तो ये ओके। देखना भी बड़ी बात है। हार्डन द वर्क स्टेशन और सर्वर अगेंस्ट द अटैक, अपने हार्डन मतलब पॉलिसीज वगैरह प्रॉपरली अपडेट करिए। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क या होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स का यूज कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज से लॉगिन करने का, मतलब उसको ब्लॉक रखिए एक तरह से कहा जाए, यानी लॉगिन नहीं करना। असल में क्या है कि मेन एडमिनिस्ट्रेटर की जगह आप क्या कर सकते हैं, एक यूजर बनाकर उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर आप काम कर सकते हैं, तो उससे उतना इफेक्ट नहीं होता, फुल प्रिविलेज नहीं आता। ओके। नेक्स्ट इज पीयूए, यानी पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशंस बोलते हैं। यानी पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हमें लगता है कि हमें उस एप्लीकेशन की ज़रूरत है, बट उस एप्लीकेशन के बहाने वो हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशंस को भेजते हैं। और ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी इंस्टॉलर्स हैं जो लाइसेंस एग्रीमेंट की एक्सेप्टेंस भी नहीं देते, लेते हैं और सीधे आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। तो जैसे कि आपका एडवेयर हो गया, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती और ये आपके इसमें प्रॉपरली चल रहा होता है। इसके अलावा लोग टोरेंट डाउनलोड करते हैं, टोरेंट का यूज़ करते हैं ताकि हम डाउनलोडिंग बड़ी फास्ट कर सकें। तो उसके लिए अलग अलग टोरेंट थर्ड पार्टी आता है, बिट टोरेंट, माइक्रो टोरेंट, इस तरह से करके बहुत सारे आते हैं, या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बहुत सारे आते हैं, तो वो सब
जो है थर्ड पार्टी इंस्टॉलर की तरह यूज होते हैं, और वो हमारे देयर इज अ चांस, मतलब चांस होता है कि वो एक तरह का हमारे लिए अनवांटेड एप्लीकेशन है, लेकिन हम फिर भी उसको यूज करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशंस आते हैं। क्रिप्टो माइनिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्रिप्टो के बेस पे जैसे अगर व्हाट्सएप पे देखेंगे, इतने ग्रुप मिलेंगे क्रिप्टो रिलेटेड, लोगों को जबरदस्ती जोड़ते हैं, फिर उसके बारे में फैलाते हैं बातें। तो वो भी एक तरह का है कि वो भी बोलते हैं कि भाई कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर डायलर्स वगैरह होते हैं। ये सब सारे अलग अलग तरीके के यूएज है, मतलब अनवांटेड एप्लीकेशन जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, फिर भी वो रहता है। ओके। अब एडवेयर, एडवेयर भी वही है। ये क्या है कि हमें इसका कोई और मतलब नहीं, ये हमारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजता एक्चुअली में। बट ये क्या करता है, ये हमारी बैंडविड्थ कंजप्शन ज़्यादा करता है, हमारे प्रोसेसिंग स्पीड को ब्लॉक करता है, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को कमज़ोर करता है, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज ले में रखता है, हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के हर एक रिसोर्सेज को ये यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर देता है। रीज़न, अगर मैंने एक साइट खोला कोई भी, तो मुझे सिर्फ उस वेबसाइट पे रिलेटेड मैं अपना इंफॉर्मेशन खोजूंगा, बट उसके साथ इतने एडवर्टाइज आते हैं, इतने एडवर्टाइज आते हैं कि या तो हमें वो देखना जरूरी पड़ता है, या तो स्क्रीन के सामने आ जाते हैं, उनको बंद किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक तरह से क्या करता है हमारे ये एक तरह का बोल सकते हो कि डिनायल ऑफ सर्विस करता है, कि हमारी सर्विस को लेने से ही ये रोकता है, हमारी सर्विस को प्रॉपरली चलने से ही ये रोकता है। तो एक एडवेयर का इंडिकेशन क्या है, तो फ्रीक्वेंट सिस्टम लैग, सिस्टम बार बार आपका मतलब पीछे हो रहा है, या प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट नहीं हो रही है। ठीक है। इनअंडेटेड एडवर्टाइजमेंट, कोई कब एडवर्टाइजमेंट क्या आना चाहिए कुछ नहीं, जो मर्जी आए एडवर्टाइजमेंट आ ही जा रही है, आ ही जा रही है। फिर इन ओके। सेशन सिस्टम क्रैश, अचानक सिस्टम, इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रैश होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा डिस्पैरिटी इन द डिफॉल्ट ब्राउजर होम पेज, ब्राउजर का होम पेज चेक करेंगे तो वो, अगर मान लीजिए किसी ने गूगल सेट किया है, तो पता चलता है अपने आप कुछ और सेट हो गया, और वही चीज बार बार खुलता है। प्रेजेंस ऑफ न्यू टूल बार और ब्राउजर एड ऑन्स, नया टूल बार एक अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, या अपने आप कोई एक ब्राउजर ऐड हो जाता है। इसके बाद इंटरनेट स्लो, ये तो होता ही है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो, जैसे ये देखिए अपने आप एक साइट मेरा खुलेगा, कुछ भी, कुछ भी अगर मैं सर्च करता हूँ, जैसे मान सर्च करता हूँ माइक्रो प्रोसेस, अभी तो खुल रहा है, नहीं तो ऐसे खुल, तो ठीक किया था कल, नहीं तो एक अलग से साइट आपका बन के हो जाए। नेक्स्ट इज पीयूष एडवेयर काउंटर मेजर, यानी इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए। तो इससे बचने का एक है कि ऑलवेज यूज वाइट लिस्टेड या ट्रस्टेड या ऑथराइज्ड वेबसाइट्स। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जब तक आपको उस पर ट्रस्ट ना हो, जब तक वो ऑथराइज ना हो, तब तक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज नहीं करना चाहिए। फिर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ लेना चाहिए अभी इंस्टॉल होने से, करने से पहले। और 99% लोग ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करना ही है बोलते हैं। फिर अवॉइड इंस्टॉलिंग प्रोग्राम थ्रू द एक्सप्रेस मेथड्स या रिकमेंडेड मेथड, इसको यूज ना करके आप अपने ऑप्शंस को यूज करिए, क्योंकि रिकमेंडेड मेथड में क्या होता है, अगर किसी को करना होगा तो वो ऑलरेडी उसमें वो प्रोग्राम फिक्स होगा कि इंस्टॉल करना। फिर इंस्टॉल ट्रस्टेड एंटीवायरस, एंटीवेयर और एड ब्लॉकर सॉफ्टवेयर। तो या तो ट्रस्टेड एंटीवायरस का यूज करिए, चाहे एंटी एडवेयर का यूज करिए, या एड्राइस ब्लॉकिंग के लिए यूज करिए।
ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ये पीयूएस या एडवेयर से बचने के ये तरीके। ओके। नेक्स्ट स्पाईवेयर। स्पाईवेयर अपने नाम में ही सारा वो रीजन रखता है। इसका मतलब होता है स्पाई। स्पाई का मतलब ही वही होता है कि जो चोरी छिपे हमारी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पे भेजे। तो कंप्यूटर में भी एक स्पाईवेयर एक तरह का प्रोग्राम है जो इंटरनेट का यूज करके हमारी सारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे के पास भेजता रहता है। प्लस अगर हमें कोई ट्रांसफर, इससे ये होता है कि मान लीजिए अगर मुझे कोई बैंक में कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं, और अगर मैंने बैंक का वेबसाइट खोला और ट्रांसफर किया, तो स्पाईवेयर क्या करेगा, उसकी जगह वो अपना एक मतलब हैकर को इन्फॉर्मेशन भेज देगा उसी समय। और हैकर चाहे तो उसका मतलब रीडायरेक्शन कर देगा, और पता चला हम किसी एक और के अकाउंट की जगह हैकर के अकाउंट में सबमिट कर रहे हैं। ओके। ये सब डिफरेंट तरीके स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का अगर प्रोपगेशन है तो वही है, आपका डाउनलोड के थ्रू हो जाता है। एंटी स्पाईवेयर अगर मैस्कल्ड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका। वेब ब्राउजर में अगर वल्नरेबिलिटी मिली तो हो जाएगा। ठीक है। ब्राउजर के एड ऑन्स के रूप में हो जाएगा, कुकीज के रूप में होता है। और पता चला आपने कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन के लिए नहीं बोला, लेकिन वो पीछे से अपने आप इंस्टॉल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण है स्पाईवेयर के फैलने के। अब स्पाईवेयर करेगा क्या, करता सिर्फ ये है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है और रिमोट सर्वर या हाईजैकर को भेज देता है। पूरी ऑनलाइन एक्टिविटी जितनी भी है उसको मॉनिटर्स करता है। फिर बेकार के पॉपअप्स को डिस्प्ले करवाता है। और वेब ब्राउजर के जो बोलेंगे रीडायरेक्ट कर देगा आपके एडवर्टाइजिंग साइट्स पे, कि आप ये ना देखकर पहले ये एडवर्टाइज देखिए। और ब्राउजर के डिफॉल्ट सेटिंग्स को भी बदल देता है। और लास्ट फायरवॉल सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता है। तो स्पाईवेयर में ये सारी खूबियां हैं। इससे बचने का एक तरीका है कि ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम दैट इज नॉट एंटायरली अंडर योर कंट्रोल। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको उस सिस्टम पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। ओके। ब्राउजर की सिक्योरिटी से सेटिंग्स को मीडियम या हायर पे रखना चाहिए हम्म। इंटरनेट जोन में। ठीक है। सस्पिशियस ईमेल और साइट्स को थोड़ा सा ध्यान से चेक करके फिर खोलना चाहिए। ओके। और वही चीज है कि रेगुलरली आप करते रहिए टास्क मैनेजर का रिपोर्ट, कि टास्क मैनेजर में आपको शो होगा ही होगा, या एमएस कॉन्फ़िग में भी आपको शो हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में। और इसके अलावा एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हम्म। हैं। तो मेन हमारा फंडा है कि हर एक चीज के लिए आपको मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। अब मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम मॉनिटरिंग सिस्टम पे करते हैं, ताकि सिस्टम पे हर एक चीज या हर एक रिसोर्स या हर एक ऑप्शंस का मुझे पता चल सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका की लॉगर। की लॉगर्स मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था, जिसके प्रोग्राम में ये रहता है कि आप कीबोर्ड का जितना यूज करते हो और कीबोर्ड में क्या की प्रेस करते हो, वो सारे की इंफॉर्मेशन की लॉगर के पास रहती है। यानी की लॉगर क्या करेगा, हर एक एक्टिविटी, हर एक पार्ट, हर एक की जो आप प्रेस करते हो, सारे की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट एक करेगा। नोट एक और नोटपैड हो गया तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली जो भी आप प्रेस कर रहे हो वो टाइप होता जाएगा, बैकएंड हाँ, प्रोसेस पे लेके वो रहेगा। बैक एंड प्रोसेस, और उसी को भेजते रहता है, अब मेल ये पे आते भेजते रहते हैं। भेजता कैसे है, मतलब कि हमारी लोकल, मतलब कि ईमेल वगैरह से? हाँ, ईमेल से। ओके। एक्चुअली जब हम कीलॉगर का एप्लीकेशन डालते हैं किसी सिस्टम पे, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आपको कैसे चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए सेल्फ सिस्टम है और उनका सिस्टम कोई और भी यूज कर रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए अपने सिस्टम में ही डालते हैं, और वहाँ पर लोकल पाथ देते हैं। लोकल पाथ में तो आपके कंप्यूटर में ही वो फाइल बन के
जनरेट होता रहेगा। लेकिन अगर रिमोटली करवाना है किसी दूसरे के कंप्यूटर में जाकर की लॉगर हम इंस्टॉल करते हैं, और फिर वो जो भी की प्रेस करता है वो हमारे पास पहुंचता रहता है ऐसे, थ्रू मेल। लेकिन उसमें इंटरनेट का होना जरूरी है। हाँ, पर मेरा अगला क्वेश्चन वही था, इन केस अगर इंटरनेट नहीं है तो हाँ, इज देयर एनी अदर सोर्स की वो अपने आप को सेंड कर सकता, नहीं कर सकता? नहीं वो नहीं कर सकते आप। एक्चुअल में ये इंटरनेट के लिए ही होता है, इंटरनेट ही सोर्स है, ओके। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं। इसीलिए तो बोला जाता है कि अल्टीमेटली अगर आपको कभी भी कहीं अगर लगता है, तो सबसे पहले आपको जो हटाना चाहिए वो इंटरनेट का हटाना चाहिए। ओके। क्योंकि इंटरनेट से ही सारा कुछ ये है। लोग मतलब कि आपके जिस जो अंदर जो कुछ भी अगर वायरस आ गया है वो तो ठीक है, वो इंफॉर्मेशन बाहर तभी शेयर कर पाएगा जब वो कनेक्टेड है ऑन दैट हाँ, नेटवर्क व्हिच इज यस, इंटरनेट इन दिस केस। यस, इन दिस केस रीजन भी यही है ना, क्योंकि अगर नहीं कनेक्ट करेगा तो फिर दिक्कत है ना। हम्म। क्योंकि इसीलिए तो बोला जाता है कि अल्टीमेटली कहीं पर भी हो, साइबर क्राइम इसीलिए तो बोलते हैं, साइबर हम्म। क्राइम इन्वॉल्व्स नेटवर्क। हम्म। बिना नेटवर्क के साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता। राइट। मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे ही कुछ अटैक होता हो तो सबसे पहले सिस्टम बंद करना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं बंद करना चाहिए, सिस्टम बंद करना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन काटना चाहिए, यानी उस कंप्यूटर को नेटवर्क से अलग करना चाहिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीजें जब भी जाती है, जब वो अगर उसने रिमोटली भी लिया होगा एक्सेस, तो भी इंटरनेट की मदद से लिया होगा। तो इंटरनेट सबसे पहले हटा हुआ होना चाहिए। जैसे मोबाइल में भी आजकल एक फीचर है, लेकिन एक फीचर सबसे बेकार फीचर जो बोलते हैं, वो है आजकल बैटरी इनबिल्ट हो गई स्मार्टफोन्स में। तो ये बेकार फीचर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कुछ किसी को लगता था तो कम से कम वो बैटरी निकाल सकता था, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं कट रही है तो। लेकिन मोबाइल में ऐसा फीचर है कि आपको ऑप्शन ही करने नहीं मिलेगा, तो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी काटोगे कैसे। और कंप्यूटर में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी काटने का सबसे सिंपल तरीका वाईफाई बंद कर दो। हम्म। वाईफाई बंद कर दो, या नेटवर्क लैन बंद कर दो, केबल, लैन केबल लैन निकाल। केबल निकाल दो बस। मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन मोबाइल में तो है नहीं, क्योंकि जब हम्म। आजकल डेटा वाला भी है तो उसके लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा हटाने के लिए, और बैटरी भी आप निकाल नहीं सकते इतनी जल्दी। तो थोड़ा सा बैटरी तो ऑप्शन में नहीं रही ना अब निकालने की। हाँ, वो इसीलिए, पहले अच्छे थे। इसीलिए हाँ, पहले अच्छे थे कि कुछ हुआ अगर किसी को शक लगा तो कम से कम बैटरी तो निकाल ले। लेकिन अभी जो फीचर दिया बहुत बेकार फीचर मैं बोलता कि वो चाहते नहीं ना आपका फोन सिक्योर रहे ज्यादा। हूँ। ये हो सकता है। क्योंकि देखिए ना, हम जो वो डाउन स्क्रॉल करके वाईफाई और मोबाइल डाटा जो है उन्हें जो बंद करने की कोशिश करते हैं हाँ, हाँ, सिंगल टैप से, सबसे पहले तो वही हैक होती है, वो की ही काम करना बंद करती है। हाँ, वो की काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आप बाकी ऑप्शंस में जाके मतलब कि उन्हें बंद करने की कोशिश करें तो मुश्किल ही होती है। तो और ये डायरेक्ट फिर स्विच ऑफ भी नहीं होगा ना, वही तो बात। हाँ। तो बस एक ही तरीका है कि कम से कम अगर आपके जिस नेटवर्क पे है उस नेटवर्क से अलग हटें। लेकिन वही बात है यहाँ पर कि सिम वगैरह भी का भी, हाँ, यही कर सकते हैं अभी फिलहाल, सिम निकाल सकते हैं एक तो, पर अगर सिम से कनेक्ट है। उसके लिए भी वो पिन नहीं मिलती हाँ, आजकल। बड़ी जल्दी नहीं मिलती, मतलब बहुत लोगों को करते करते तो टाइम टाइम लग कंज्यूमिंग है, अगर किसी के पास है भी तो टाइम इसी कंज्यूमिंग है। इसीलिए अभी तक की मैंने नेटवर्क केस में एक ही चीज सीखी है कि मोबाइल ऐप्स कोई भी यूज मत करो, खास हाँ, करके फाइनेंशियल मोबाइल ऐप्स। आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी है आप करो, आप ब्राउजर पे उसके थोड़ा बहुत कर लो, हम्म, ब्राउजर ओपन करके, बट उनकी ऐप्स मत करो क्योंकि उसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट कीज एंड डिटेल्स जाती हैं जो कि अगर हैक हाँ,
है तो वो सीधी सीधी वो इन्फॉर्मेशन की कॉपियां उठाते हैं और उसमें की हम्म। स्ट्राइक कर सकते हैं आराम से। तो ये तो मैंने सीखा है, ये बाकी आपकी सजेशन ज्यादा काम आएगी, आप जो बताएंगे। नहीं नहीं, वो तो खैर है ही, ये है सही है, इसीलिए बोल रहे हैं। अभी जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, बीच में माइक्रोमैक्स के मोबाइल्स बहुत ज्यादा चल रहे थे। राइट। लेकिन माइक्रोमैक्स के मोबाइल में बहुत बड़े लूप होल्स थे, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था। उसका सबसे बड़ा लूप होल था कि वो फोन रूट हो जाते थे। अच्छा। और रूट होने पर माइक्रोमैक्स बोलता था कोई वारंटी भी खत्म नहीं करता था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हैकर्स को बड़ी अच्छी सुविधा मिले कि वो हम्म अब रूटेड मोबाइल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि रूट की वो मोबाइल में आप जितने फंक्शनिंग यूज कर सकते हैं, यानी एक हम्म पीसी की तरह आप पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। हम्म। तो उस तरह की चीजें होने लगी। फिर आपके जैसे अगर हम बोलते हैं हैकिंग के लिए, हम ज्यादातर जो एप्ली जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं वो है आपका काली लिनक्स। मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन है टर्मेक्स बोल के। ओके। ठीक है, तो लेकिन अब वो उसने टर्मक्स भी बंद कर दिया, गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया। अब ओके। उसका सिर्फ डेमो वर्जन रखा है, और वो भी फुल फंक्शनैलिटी पे काम नहीं करता। ओके। तो वो जो एप्लीकेशंस थे जो टर्मक्स, वो आपके मोबाइल को इतने एफिशिएंट बना देते थे कि आपको पीसी की जरूरत ही नहीं हैक करने के लिए। आप मोबाइल पे वो सारी चीजें कर सकते थे जो आप, क्योंकि काली की तरह पूरा मतलब वही काली ही था, बट वो टर्मक्स के नाम पे था। तो इजीली लोग मोबाइल से सारा काम कर सकते थे। मैंने खुद ऐसा बहुत सारा किया था, इसीलिए मेरे को पता है। अरे मशीन रीच कर दो ना आप उसको, मशीन रीच कर दो, हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, एक्सेप्ट कर देगा। काली तो नाम व्हाट, कुछ इंडिया इंडिया से रिलेटेड है, वैसे फॉरेन वाले भी आजकल इस तरह से यूज करते नहीं, काली लिनक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। काली लिनक्स एक एप्लीकेशन है, नहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मान के चलिए। लिनक्स का ही दूसरा है काली लिनक्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी को भी हैक कर सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिन टूल्स की मदद से हम किसी को भी बड़े इजीली हैक कर सकते initial flag deleted whenever they use it will show this is the deleted whenever you want the particular ID हैं। 2 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ इसको, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी फिर। प्रशांत जितने लोड होता है, एक मिनट में पानी ले हाँ आओ। हाँ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ ले आइए पानी, मैं भी लेके आता हूँ।
हाँ आप ओपन हाँ जी, मैं आ हाँ गया। हाँ जी सोचा कि मैं भी पानी पी लूं। so this is the हम्म, ये काली लिनक्स है। इसके अंदर क्या है कि जितने भी हैकिंग टूल्स होते हैं, लगभग सारे हैकिंग टूल्स हैं। उनको ना वो लोग जब मैनुअली डालेंगे ना तब पीएचपी अपना निकलेगा तो स्पेस यहाँ जाएंगे, ये देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, स्पेस से फिर उनको वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस में पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, यानी लगभग हर एक तरह का टूल्स इसके अंदर में मौजूद है। अब हमें ये टूल करना आना चाहिए या टूल के ऊपर काम करना आना चाहिए, जो भी बोल सकते हैं। ये जैसे एक टूल है, को ओवर भी दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे लेके जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे बोल रहा है क्या बोलते हैं, ये है आईपी हो गई आपकी, किस आईपी पे अटैक हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है किस क्लोन करना है, तो मैं बोलता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं facebook.com। अब ये क्या बोलेगा, अब ये बोलेगा ये वाली साइट है हमारी, ये क्लोनिंग कर रहा है, ये है हमारी साइट 192 वाली, ये वाली है। my opinion यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं। status level अगली बार से ये नहीं करना। कितना था, 192, 168, 152, 135। ये वाला है। ये आपका प्राइवेट है कि क्या क्या चीज? 192 168 152 हाँ वो नहीं, मेरा ये है।
वेबसाइट पर यार अभी बना नहीं है ना, अभी इसके लिए अटैक करने के लिए ये सब बहुत सारे अटैक है, वो मेरे को बनाना पड़ेगा पहले सर्वर और डेटाबेस कोई वगैरह। बात नहीं, आप वो तो मुझे पता है, मैं आपको दिखा रहा था कल ही। हाँ, ठीक है, आप कभी क्योंकि रेडी अभी करो, हाँ अभी मैं तो build रेडी करो करके ना। दिखाऊंगा आपको। हाँ तो तब नहीं, एक दो अटैक तो देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा ना कैसे अटैक होता है। राइट। ठीक है, अटैक करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। क्योंकि ये कोर्स ही अलग हो जाता है ना, इसलिए वो एथिकल हैकिंग का कोर्स हो जाता है। चलिए ठीक है, की लॉगर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? की लॉगर से बचने के लिए आपको पॉपअप ब्लॉकर का यूज करना चाहिए, और जंक मेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए। एंटी स्पाईवेयर या एंटी वायरस प्रोग्राम का यूज करना चाहिए, और उनके वायरसेस या सिग्नेचर्स को अप टू डेट रखना चाहिए। प्रोफेशनल फायरवॉल सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, या एंटी की लॉगिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। फिर की स्ट्रोक इंटरफेरेंस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि कीज को वो रैंडमाइज कर देता है, तो एक तरह से रीड नहीं कर पाता। फिर विंडोज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करे तो ज़्यादा, यानी पासवर्ड का अगर करना भी पड़ रहा है तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, तो उससे ज़्यादा बचे रहेंगे, ताकि की स्ट्रोक्स को पढ़ नहीं पाए। नेक्स्ट इज बॉटनेट्स। आई थिंक ये लास्ट ईमेल वाला। बॉटनेट्स क्या है? बॉटनेट अगर बोलेंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स का जो बोल सकते हो कलेक्शन है, जिसके अंदर में अलग अलग तरह के टास्क दिए रहते हैं। जैसे आजकल चैटबॉट जो आते हैं ना, कि ह्यूमन की जगह पे चैटबॉट काम कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से आप कोई भी चीज़ों को बड़े इजीली एक्सेस करके आप ऐसे बॉट की तरह आप भेज सकते हैं किसी को, सिस्टम को बॉट की तरह, कि ये एक तरह का कंप्यूटर है, अ, हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं, आपके लिए उसकी जगह पे हम बॉट तैयार करके देंगे जो आपका काम बड़ा इजीली करेगा। तो बॉट में तो पहले से प्रोग्राम्ड किया हुआ रहता है, तो वही प्रोग्राम को शुरू में तो अगर जेन्युइन यूज के लिए दें, लेकिन बाद में उस बोट में वो चाहे तो कोई ना कोई एक एजेंट की तरह अपडेट कर दे, और उसे अगर कोई क्लिक करे तो बड़े इजीली वो एक्सेस कर पाए। ये तरीके होते हैं। बोट रेफर करता है एक प्रोग्राम या इन्फेक्टेड सिस्टम को जो रिपीटेटिव वर्क करता रहता है। अब बॉटनेट का यूज अटैकर क्यों करते हैं? ताकि वो डीडोस अटैक कर सके, स्निफिंग का काम कर सके, स्निफिंग मीन्स चोरी करना बिना बताए, की लॉगिंग का काम कर सकते हैं, नए बोट्स को, अलग अलग तरह के बोट को वो अलाउ कर सकते हैं। फिर परपेट्रेट क्लिक फ्रॉड, जैसे बोलते हैं एक ऑटोमेटिक क्लिकिंग होने लगता है, वो फ्रॉड सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइडेंटिटी थेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी क्या है, बोट्स का बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, और आजकल बोट का ही ज़्यादा ये रहता है। नेक्स्ट है फाइललेस मालवेयर। ठीक है, फाइललेस मालवेयर को नॉन मालवेयर भी बोल देते हैं, जिनमें एक तरह का बोल सकते हो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे नुकसान पहुंचाता है, इस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। और ये ज़्यादातर ये हमारे लिए क्या है, सिस्टम्स को स्लो करने का काम। ये सिस्टम पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता वैसे, बट सिस्टम में काम करने से रोकता है, स्लो काम करता है। जो प्रोग्राम हमें चलाकर यूज करना है, उस प्रोग्राम को ही करप्ट कर देता है, या उस प्रोग्राम को चलने नहीं देता। और ये ज्यादातर सिस्टम के रैम में बैठा हुआ रहता है।
ये फाइलेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो साइबर अटैक्स में। एक तो भाई कि बहुत सारे सिस्टम टूल्स जो लेजिटिमेट हो उसको इंस्टॉल करने में इनको इजी पड़े। उसके अलावा आपके सिस्टम टूल्स के साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह को एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है। और ये ज़्यादातर उस तरह के चीज़ों को यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एप्लीकेशन। जैसे ऑफिस के एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है, तो ऑफिस में एक फीचर है मैक्रो। आपको पता है ओके। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो जो बताएंगे थोड़ा? एक्सेल में लगाते हैं अपन, हम्म। तो क्या करता क्या है? वो ऑटोमेशन करता है वो प्रोसेस की जो भी हमें एक्सेल पे करनी होती है। मैंने कभी यूज नहीं किया लेकिन प्रोसेस में। एक्चुअली क्या करता है मैक्रो? एक काम करता है रिकॉर्डिंग का। यानी आप अगर एक कोई भी एक काम है जो रिपीटेटिव करना चाहते हैं, हाँ हाँ हाँ। या कोई कमांड है रिपीटेटिव करना चाहती है, या कोई टेक्स्ट है जो बार बार बीच बीच में आ रहा है, तो आप उस टेक्स्ट को एज ए जैसे बोलते हैं ना, कॉपी करके तो बार बार पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस तरह का अगर एक फंक्शनिंग है कि भाई की एग्जांपल लेते हैं कि स्पेलिंग चेक कर, अब मुझे पता है हर फाइल में स्पेलिंग चेक करनी, ऐसे 10-15 फाइल है जिसमें हमें स्पेलिंग चेक करनी। अब क्या है कि अब बार बार आप जाओ वहाँ पे फाइल के ऑप्शंस की खोजिए, वहाँ पे फिर स्पेलिंग चेक क्लिक करते हैं, फिर वो एक बार स्पेलिंग चेक करके बताता है, उसको सही करता है। तो हम क्या करते हैं, मैक्रो क्या करता है, मैक्रो क्या करता है, अगर आपने स्पेलिंग चेक का प्रोसेस स्टार्ट किया जब से, उसके पहले आप मैक्रो ऑन करिए, तो वो जितने दूर तक आपका स्पेलिंग चेक का एक्टिविटी है उसको आपको रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको एक शॉर्टकट की दे दीजिए, कुछ भी ऐसा की दीजिए जो अवेलेबल ना हो। जैसे ऑल्ट कंट्रोल से तो ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, तो ऑल्ट कंट्रोल के साथ डेल डेल होता है, वो भी वो तो कुछ ऐसा की ले लीजिए। जैसे बहुत जन लेते हैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ ले लेते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ ले लेते हैं। तो कुछ कीज हैं जो ब्लैंक होती है, तो उन कीज का यूज करके उस पर दे दिया मैं। अब अगली फाइल जब आप खोले तो आपको ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं, खाली आपने वो की दबा दिया, वो फाइल चेकिंग शुरू हो जाएगी। या इस तरह की एक्टिविटी, कोई चीज रिपीटिव लिखनी है तो आपने उतना दूर का रिकॉर्ड किया, उसको बार बार लिखना है तो बार बार लिखते चले गए। तो ये तो होती है मैक्रो के फंक्शन। तो मैक्रो एक तरह का बोल सकते हैं कि एक सिंगल की का एक्टिविटी है, ये भी बोल सकते हैं। तो ज्यादातर जो काम करते हैं, जैसे हमें एक्सेल वर्ड इन्हीं में ज्यादा काम होता है, तो मैक्रो की तरह ही फाइललेस मेलवेयर भी होता है जो बहुत ज्यादा यूजफुल वाले उस पर एक्टिवेट करवाता है। और क्योंकि उसको पता रहता है कि मैक्रो जैसे बहुत सारे शॉर्ट कीज होते हैं, हम सबसे ज्यादा शॉर्टकट की इस्तेमाल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ही करते हैं, या कोई ऐसा एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी बनाया हो और उसने डाला हुआ हो। लेकिन कॉमन यूज होने वाले ज्यादातर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, वर्ड पैड, नोट पैड और इन्हीं सब में चलता है, या थोड़े सिस्टम के एक दो चीज ये कॉमन वालों पे लगाते हैं, जिससे कि आपका ट्रस्ट बने और जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो जाए। तो ये अलग अलग तरह के, जैसे फाइलेस प्रोपगेशन क्या होता है, या तो फिशिंग ईमेल के थ्रू भेजते हैं, या आपका इन्फेक्शन थ्रू लैटरल मूवमेंट के थ्रू, या रजिस्ट्री को मैनिपुलेट करके, या किसी एप्लीकेशन के थ्रू, या मेमोरी कोड के बीच में एक कोड डाल दिया, या कोई नेटिव एप्लीकेशन से उसके ऊपर कर दिया, कोई वेबसाइट्स, या स्क्रिप्ट बेस्ड इंजेक्शन, स्क्रिप्टिंग, वो भी होता है। अब फाइललेस मेलवेयर से बचने का क्या तरीका है कि भैया हम इससे इजीली बच सके, जिसे हम कहते हैं काउंटर मेजर्स। तो इसको बचने का सिंपल तरीका है कि रिमूव ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सेस थ्रू विंडोज ग्रुप पॉलिसी। जैसे आपके सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ऑलरेडी रहते हैं, आप अगर देखेंगे कंट्रोल पैनल जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, सर्वर में आता है, इसमें नहीं है, सर्वर में आता है। तो वो टूल्स क्या रहते हैं, बाय डिफॉल्ट एनेबल होते हैं, यानी कोई डबल क्लिक करे इजीली खुल जाता है। तो उनको उसके थ्रू एनेबल करने की जगह आपको विंडो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू एनेबल करना चाहिए।
या कोई भी इंस्टॉल होने से पहले ऐप लॉकर लगा दीजिए, तो ऐप लॉकर लगाने से वो लॉक्ड हो जाता है और वो तभी चलता है जब जिस जिस पे अलाउड है उसी पे चलेगा। इसके अलावा पावर सेल आजकल बहुत ज़्यादा इजीली यूटिलिटी है, तो उसको बंद करके रखना चाहिए। WMI का जो होता है उसको बंद करना चाहिए जब उसका यूज में ना हो। फ्लैश को डिसेबल करिए। फिर PDF रीडर्स इसके, क्योंकि इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन होने की जरूरत पड़ती है, और पीरियोडिकली आप AV स्कैन करते रहिए। ये कुछ एक्टिविटी से हम फाइललेस मेलवेयर को जाने से बचा सकते हैं। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, बस एक सेकंड दीजिए। एक सेकंड। हाँ जी, वेट कर। तो अभी मैं आपको एक ये टर्म दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि लोग जो हैकर से किस तरह से हाइड करते हैं, और उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा इजी काम नहीं होता है कि हम किसी को इजीली डिटेक्ट कर सकें। तो मैं आपको एक सिंपल सा दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं स्टेगनोग्राफी। ठीक है, इसके दो पार्ट में नाम है, एक बोला जाता है स्टेगनो और दूसरा बोला जाता है ग्राफो। ठीक है, तो स्टेगनो का मतलब होता है टेक्नो हिडन, हिडन। हिडन, और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वॉइस में, किसी भी गाने में, किसी भी मूवीज में, किसी भी फोटो में हम कुछ भी मैसेज हाइड करके भेज सकते हैं। यहाँ तक कि हम उसके अंदर में एप्लीकेशंस भी डाल सकते हैं। तो मैं जस्ट कैरेक्टर हाइड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता चलेगा कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर जो अटैकर्स होते हैं, खासकर जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो अगर आपस में बातचीत करना हो तो वो कैसे करते हैं और किसी और को कुछ पता ना चल सके। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक फोटो वाली फाइल, एक पिक्चर फाइल। स्क्रीनशॉट्स में इतने सारे स्क्रीनशॉट है। ऐसी पटेगा। ठीक है, अब ये एक पिक्चर है। ठीक है, अब ये पिक्चर में वैसे तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हम कुछ और मैसेज भी देखें, लिख के डाल देंगे इसमें ताकि जिसे किसी को पता ना चल सके।
कि हमने इसके अंदर में कुछ मैसेज भेजा है, और पिक्चर की साइज में भी कोई खास अंतर नहीं आएगा। अभी अगर आप देखिए मेरे पास, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखता हूँ, इस प्रॉपर्टीज में कितना है, लगभग 184 KB का स्पेस, 180, 181, 84। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट को करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद हमें उस ड्राइव पे जाना है जिस ड्राइव पर है ये फाइल। मेरे हिसाब से ऐप पे है, अरे नहीं, कौन सा ड्राइव है, जी है, जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फाइल हमने दिया है, देखो pks.png। ठीक है, अब pks.png फाइल के अंदर मुझे क्या करना है कि मैं कुछ लिख कर डालना चाहता हूँ इसके अंदर मैसेज। तो मैसेज लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल करूँगा एको, एक सिंपल कमांड है इको, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे मैसेज करना है, जो मुझे मैसेज डालनी है, इमरजेंसी प्लीज फॉर एड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस पे कॉल करिए। इसके बाद इस मैसेज को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, और फिर इसको ग्रेटर देन करके आपको डालना है सबसे पहले जिस फाइल के अंदर डालना है, यानी pks.png में डालना है, और कॉलन करके आपको डालना है इस फाइल का नाम जिसमें ये मैसेज होगा। अब ये मैसेज है तो मैसेज में लिख देते हैं abc.txt सपोज, और एन एग्जाम्पल लिख दिए, इसको एंटर करिए। अभी कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब मैसेज चला गया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं जाकर यहाँ पर देखूं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं इसको खोल के देखूं तो इसमें कोई मैसेज भी नहीं दिख रहा है, और वही सारी चीजें हैं, इसकी साइज भी कुछ खास नहीं बढ़ी। वन बड़े कम हो गई, 184 की थी ना। नहीं, ये वो प्रॉपर्टीज में देखो 184, 180 से 180 हाँ उतना ही दिख रहा है, हाँ हाँ। कोई साइज भी नहीं बढ़ा, कोई साइज भी नहीं घटा, लेकिन इसके अंदर मैसेज है। अब मैं उसको बता दूंगा, भाई मैं तुम्हें एक फाइल भेज रहा हूँ, इस फाइल के अंदर मैसेज है, अपना डिकोड कर लेना। अब वो डिकोड डिकोड कैसे करेगा, तो डिकोड वाला क्या करेगा, वो भी CMD में जाएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, फिर लोकेशन पे जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, जब लोकेशन में फाइल है, और यहाँ पर लिखेगा नोटपैड, उसके बाद क्या नाम है, pks.png कोलोन abc.txt। तो देखिए इस नोटपैड खुलकर उसको मैसेज मिल गया कि इसके अंदर क्या मैसेज। ठीक है, और इस फाइल के साइज भी नहीं बढ़ी। तो इसी तरह से क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने सिंपल सा दिखाया कि एक फाइल को में कैसे हम कोई मैसेज वगैरह डाल सकते हैं, ठीक इसी तरह से वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर कोई कोडिंग वर्ड्स डाल सकते हैं, कुछ स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, कोई स्पेसिफिक मैलवेयर डाल सकते हैं। इसीलिए हमें कोई भी जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहिए तो दैट विल बी फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स, वो ट्रस्टेड सोर्स से डालना चाहिए। ठीक है, राइट। ये है तरीका। जैसे ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज या तरीके हैं जिस तरीकों से हम यूटिलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से यूज करना चाहिए। तो हमें कभी भी सेफ क्यों रहना चाहिए।
ये एक मैंने सिंपल तरीका बताया जिससे कि आपको पता चला कि हम किसी के अंदर मैसेज कैसे डाल सकते हैं। सेम चीज वो भी यही करते हैं कि वो मैसेज डालने का काम करते हैं। ओके, थ्रेड्स वाला आई थिंक हो गया कंप्लीट। हम्म। तो थ्रेड्स में रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर दूसरा स्टार्ट।